दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे समीक्षा अधिकारी से संबंधित कई सारे पूछे गए सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये सीरीज जो मैं आपको दे रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा, आज हमारी ये 12वीं लेक्चर है और पूरी सीरीज का देखेंगे तो 42वां लेक्चर है। जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखा एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि पीछे की जो 30 लेक्चर है ना, वो 30 लेक्चर दोस्तों आपके चैप्टर डिटेल से संबंधित है। 31 नंबर से जो हम लोग क्लास ले रहे हैं, ये क्लास जो है क्वेश्चन आंसर की क्लास है और यहां पर परीक्षा में पूछे गए सवालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज जो हमने सिलेक्ट किया है, ये मेंस 2016 के सवाल पर भी हम डिस्कस करेंगे, प्री 2014 2013 के सवाल पर भी डिस्कस करेंगे और एक स्पेशल प्री हुआ था दोस्तों 2010 में, उससे संबंधित सवाल भी करेंगे। देखिए स्टडी 91 पर क्लास ज्वाइन करने का फायदा क्या है, मैं कह रहा हूं ये फायदा है, सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही दिन में सभी चैप्टर पर आपकी नजर बन पाती है। और ये केवल हिंदी विषय के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट दोस्तों हमने जीएस के लिए भी लॉन्च किया है। सुबह के 10 बजे आपकी जीएस की क्लास चलती है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाके देखिए, बहुत शानदार क्लास चल रही है, ठीक है। और सेशन जरूर याद रखेगा, जिन बच्चों ने पीछे की क्लास नहीं देखी एक बार देख लीजिए। पीछे अब तक हमने आरओ से संबंधित कुल 42 लेक्चर आज हो जाएगा हमारा, यानी 41 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार देख लें। ये किताब भी दोस्तों लॉन्च कर दी गई, आप किताब भी ले सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहें, हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी हमारे पास है, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, डायरेक्ट आप ज्वाइन करना चाहते तो आप हमसे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को, देखते हैं कि क्या कुछ सवाल यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों पहला जो चैप्टर है वो है विलोम शब्द वाला चैप्टर और आरओ मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। जरा ध्यान दीजिएगा क्या सवाल आया था। लिख रहा है कि गगनचुंबी का विलोम क्या है, ठीक है। गगनचुंबी का कई सारी ऐसी किताबें हैं जहां पर जवाब दिया दोस्तों धराशायी। धराशायी बिल्कुल जवाब नहीं होगा, याद रखेंगे। धराशायी मतलब होता है किसी चीज का समाप्त हो जाना। गगनचुंबी का मतलब होता है ऊंची ऊंची इमारतें, ठीक है, उसको कहते हैं गगनचुंबी। और गगनचुंबी का उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका विलोम होता है तल स्पर्शी, ठीक है। आप मार्केट में और किताबों को लेकर देखेंगे तो तमाम ऐसी किताबें जहां पर धराशायी जवाब दिया है, ये गलत जवाब है, आप भी जानते हैं, या गूगल सर्च करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। गगनचुंबी का विलोम क्या होता है, तल स्पर्शी होता है। गगन मतलब क्या होता है, गगन आसमान या आकाश को कहा जाता है, और स्पर्शी यानी छूने वाला। जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं होती हैं तो आकाश को छूने वाली, उसी तरह से तल स्पर्शी यानी धरातल को छूने वाली, ठीक है। तो यहां पर तल स्पर्शी जवाब होगा, ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। विलोम शब्द से सवाल है, ठीक है। अगला सवाल भी विलोम शब्द से है और यह भी मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। देखिए जब आप देखते हमारे साथ जुड़ेंगे तो फायदा मिलेगा कि प्री के साथ साथ मेंस के सवालों पर भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे आपको मेंस भी तो देना है, केवल यही टारगेट तो है नहीं कि आप प्री पास करके चले जाओगे, ठीक है। ध्यान देना। लिखा आघात का विलोम क्या होता है, आघात का विलोम संघात होता है क्या, नहीं, संघात कतई नहीं होता है, उदात्त भी नहीं होता है। इसका विलोम क्या होता है दोस्तों, प्रतिघात हो जाता है। बाहुबली देखा होगा तो सुना होगा उन्हें प्रतिघात। प्रतिघात का मतलब क्या होता है, जब आपके ऊपर कोई आघात करता है तो उसके बदले में जो आप जवाब देते हैं उसी को प्रतिघात कहा जाता है, ठीक है। तो आघात का विलोम क्या कर लेंगे, प्रतिघात। बहुत आसान है, यहां कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, विलोम शब्द में प्री 2014 में पूछा गया सवाल है। लिखा था कि जंगम का विलोम क्या होगा। मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता होगा, कई बार अपनी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जंगम का अगम नहीं होगा दोस्तों, दुर्गम भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए दुर्गम का अर्थ होता है जहां जाना कठिन हो, उसे कहा जाता है दुर्गम, ठीक है। और अगम मतलब क्या होता है, जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है। अद्भुत, अगम्य यानी जहां पहुंचा ही नहीं जा सकता वो अगम्य है, ठीक है। लेकिन जहां जाना कठिन हो, जैसे पहाड़ों की चढ़ाई कठिन होती है, तब उसे दुर्गम कहा जाता है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, जंगम का उल्टा हो जाएगा दोस्तों अस्थावर, ठीक है। यहां चंचल भी नहीं करिएगा, जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, अस्थावर हो जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चंचल का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, तो बालक बहुत चंचल है और चंचल का उल्टा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है कि सृष्टि का विलोम क्या है। ये मैं नहीं पूछ रहा, ये आपके परीक्षा में पूछा गया सवाल है। आप जब कोई एग्जाम देते हैं तो आप चाहते हैं ना कि सर आप हमें वही पढ़ाइए जो सच में परीक्षा में आता हो, यही आता है परीक्षा में। तो सृष्टि का विलोम क्या दोस्तों, सृष्टि का भी सृष्टि नहीं होता है, सृष्टि का क्या हो जाता है, प्रलय हो जाता है। और व्यष्टि का विलोम क्या हो जाता है, समष्टि हो जाता है। तो ये दोनों तो आपस में विलोम है, ठीक है। सृष्टि यानी किसी चीज का निर्माण, सृजन, ठीक है। और सृजन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रलय हो जाएगा। तो सृष्टि को हम क्या कर सकते हैं, सृजन भी कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके अलावा दोस्तों इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में ना। तो ये हो गया आपके 4 सवाल। 5वां सवाल देखिए, ये भी प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है इप्सित का विलोम क्या होता है। ठीक है, तो इप्सित का अभिप्सित मत करेगा, अनिप्सित होता है। इप्सित का विलोम क्या होता है, अनिप्सित हो जाता है। अनधन इप्सित बराबर क्या हो जाता है, अनिप्सित हो जाता है। क्या हो जाता है, अनिप्सित हो जाता है। यहां अभिप्सित मत करिएगा, ये जो है गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कंफ्यूजन आपको बनता है, देता परीक्षा में उन्मूलन का विलोम क्या होता है। क्या देता है, उन्मूलन। तो उन्मूलन का क्या हो जाता है दोस्तों, उन्मूलन का विलोम हो जाता है रोपड़। क्या हो जाता है, रोपड़। लेकिन अगर यहीं दे दे उन्मीलन, क्या दे दे, उन्मीलन दे दे, तो उन्मीलन का क्या हो जाता है, याद रखेंगे निमीलन हो जाता है। क्या हो जाता है, निमीलन हो जाता है। तो ऐसे करके आप चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव। मैंने आपसे प्रॉमिस किया ना कि मैं आपको हर एक चैप्टर पर आपकी निगाह डालूंगा, और हर एक चैप्टर पर जब चर्चा करेंगे ना, इससे फायदा मिलता है कि कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए मेंस परीक्षा 2016 में यह भी सवाल पूछा गया था, बांका का तत्सम क्या होगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है आप में से किसी बच्चे को नहीं पता होगा बांका का तत्सम। जनरली यह सवाल किताबों में नहीं मिलता। ठीक है, बांका का तत्सम क्या होता है। देखिए तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द हैं उन्हीं को तत्सम कहा जाता है। ठीक है, तो ये बांका का तत्सम क्या होगा, तिर्यक होगा क्या, नहीं, तिर्यक का तद्भव। तिर्यक अपने आप में तत्सम है, और तिर्यक का तद्भव क्या हो जाता है दोस्तों, तिरछा हो जाता है। ठीक है, तिरछा हो जाता है। इसका बांका का क्या हो जाता है, वक्र हो जाता है। ये चाकू और वर्त मत करेगा, बांका, जी हां, बांका तद्भव शब्द है, और बांका का तत्सम क्या होता है, वक्र होता है। क्या होता है, वक्र। ठीक है, इसको याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल था, ये तत्सम तद्भव का सवाल है। आगे बढ़िए। अगला लिख रहा है 2016 मेंस परीक्षा में पूछा गया भी सवाल है। ठीक है, मेंस 2016 का सवाल लिख रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। जब नहीं वाला सवाल आता है थोड़ा अलर्ट हो जाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, तो क्या लिखा है, कौन सा तत्सम नहीं है वो पहचान करना है। तो पतन दोस्तों ये तत्सम है या पंसारी हो गया, कौन सा तत्सम नहीं है, इसका मतलब आपसे क्या जानना चाह रहा है कि कौन सा तद्भव है, यही तो जानना चाह रहा है। आपको बताना कि तद्भव कौन सा है। ठीक है, तो पतन तो तत्सम शब्द हो गया, पंसारी जो दोस्तों ये तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, पंसारी क्या तद्भव हो जाएगा, और पंसारी का तत्सम क्या होता है, याद रखेगा, पड़य शालिक हो जाता है। क्या हो जाता है, पंसारी का तत्सम क्या हो जाता है, पड़य शालिक हो जाता, पड़य शालिक। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यहां पिटक भी मत करेगा, प्रहार, यहां प्रहार गलत लिखा है, यहां प्रहर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रहर। और प्रहर का क्या हो जाता है, प्रहर का पहर हो जाता है। ठीक है, फिलहाल चलिए ये सब तत्सम नीचे वाले। ठीक है, बाकी एक ही है जो तद्भव, पंसारी जो शब्द दिया है ये आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए मेंस 2016 का भी सवाल है, कह रहा इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म जो सही है वो बताना है। तो कौड़ी का कपर्दिकी तो होता नहीं है, कौड़ी का क्या होता है दोस्तों, कौड़ी का कपर्दिका होता है। क्या होता है दोस्तों, कपर्दिका होता है, दिकी नहीं, क्या होता है, कपर्दिका होता है, इसलिए गलत हो गया। अपाहिज का अपादहस्त होता, आ नहीं होता है, क्या होता है, पाद हस्त, अपाद हस्त होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। ओस का अवश्य बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं का गेहूं नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, गेहूं का गोधुम होता है। क्या होता है दोस्तों, गेहूं का क्या हो जाता है, गोधुम हो जाता है। तो 3 गलत दिए गए हैं। आप समझिए कि क्यों गलत है। अगर आप इस बात को समझ गए तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई बात समझ में, इसलिए तीनों गलत थे। जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, ओस का अवश्य, इसका सही तत्सम तद्भव दिया है, बाकी का गलत दिया है। जो गलत है आपने उससे भी सुधार लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। पी 2014 का पूछा गया सवाल है, मक्खी का तत्सम बताना है। ठीक है, देखिए मक्खी का मच्छिका तो ऐसे लिखा नहीं जाएगा, माछी भी नहीं होता, मच्छी भी नहीं होता, क्या हो जाता दोस्तों, मक्खी का मक्षिका हो जाता। ठीक है, इसी तरह मच्छर का भी पूछता है, क्या पूछता है, मच्छर का, मच्छर का क्या हो जाता है दोस्तों, मच्छर का मशक हो जाता है। क्या हो जाता है, मच्छर का मशक हो जाता है। इसी तरह से मक्खन का पूछता है, मक्खन का क्या हो जाता है दोस्तों, मक्खन का मृक्षण हो जाता है। क्या हो जाता है, मृक्षण। ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यहां भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको बता दिया। ठीक है, आगे कंफ्यूज नहीं होंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया दोस्तों प्री 2014 में पूछा गया सवाल है कि हल्दी का तत्सम क्या होता है। हल्दी का हरद्रिका नहीं होता है, हरिद्रा होता है, लेकिन मात्रा क्या होगा, छोटी की मात्रा होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी का उत्तर जो दिया गया दोस्तों ये गलत जवाब दिया गया, तत्सम तद्भव के गलत जो है उत्तर लिखे हुए हैं। एक ही उत्तर सही है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
आगे बढ़िए, प्राची का पर्यायवाची शब्द। अभी तक आपने दो चैप्टर कवर किया, एक तो विलोम शब्द, एक तत्सम तद्भव। तीसरे चैप्टर पर आते हैं। देखिए गिने चुने 6 चैप्टर हैं और आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। स्टडी 91 की किताबें अगर आप लोगों ने नहीं खरीदा है तो आप ले लीजिए। देखिए फिर आज मेरे स्टूडियो से किताबें गायब हो गई, ठीक है, धुआंधार सेलिंग चल रही है और आप बहुत पीछे। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर आपके पास होगा तो ये जो तरीका मैं आपको दे रहा हूं, ये सारी बातें किताबों में लिखी हुई हैं और एक एक चैप्टर में दोस्तों 500-500 सवाल भी बताए गए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राची का पर्यायवाची क्या होता है? तो प्राची का मतलब प्राचीन कतई नहीं होता है, प्राची का मतलब प्रकृति भी नहीं होता है। प्राची किसे कहते हैं दोस्तों? प्राची पूर्व को कहा जाता है। पूर्व मतलब ये पूर्व दिशा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पूर्व दिशा की बात कर रहा है। तो चाहे पूर्व कह लीजिए चाहे पूर्व कह लीजिए, ये दोस्तों प्राची का अर्थ होता है। यहां प्राची का मतलब प्राचीन मत करेगा। जिन बच्चों को नहीं पता वो कर सकते हैं लेकिन आप न कीजिएगा, ठीक है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। ये सवाल देखिए प्री 2013 में पूछा गया सवाल है, ध्यान देंगे, ठीक है। इसी तरह से पर्यायवाची का अगला सवाल देखिए, ये भी प्री 2013 का पूछा गया सवाल है। सवाल क्या था कि तरंग शब्द पर्यायवाची है। तरंग शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो तरंग पुष्कर तो कहा नहीं जाता है। पुष्कर किसे कहते हैं दोस्तों? पुष्कर झील को कहा जाता है और पुष्कर स्थान विशेष का भी नाम है। तो झील हो गया, सर हो गया, सरोवर हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, ये सब हो जाता है इसका। कूल मत करेगा दोस्तों, कूल क्या हो जाता है? नदी के किनारे को कहा जाता है। जलधि, नीरधि, तोयधि दोस्तों ये किसे कहते हैं? याद रखेंगे, ये जो है समुद्र का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? समुद्र का पर्यायवाची। किसका है? समुद्र। जल की पर्यायवाची में अगर आपने धी शब्द लगा दिया तो किसका पर्यायवाची बनेगा? देखिए दो चीजें होती हैं, धी क्या क्या लगेगा, या तो धी शब्द लगा दिया या निधि शब्द लगा दिया। जैसे जलधि, ये भी समुद्र का पर्यायवाची है और जल निधि कर देता तो भी समुद्र का पर्यायवाची होता है। इस बात को ख्याल रखेंगे। ये इसका पर्यायवाची क्या दोस्तों? ये जो तरंग दिया, तरंग किसका पर्यायवाची है? ये उर्मी का पर्यायवाची है। तो तरंग को क्या कहते हैं दोस्तों? तरंग को हिलोर कहते हैं, तरंग को उर्मी कहते हैं, तरंग को लहर कहते हैं, तरंग को वीच कहते हैं। क्या कहते हैं? वीच कहते हैं। तरंग को क्या कहते हैं? उल्लोल कहते हैं। क्या कहते हैं? उल्लोल कहते हैं, ठीक है। ये सब दोस्तों तरंग के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसी तरह से कंपन कहते हैं। तरंग को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। तरंग का एक पर्यायवाची दोस्तों मौज भी होता है। क्या होता है? मौज, ठीक है। ये सब दोस्तों तरंग का पर्यायवाची है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनको आप अवश्य ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? यह सवाल देखिए प्री 2013 परीक्षा में पूछा गया सवाल है। जंगल का पर्यायवाची प्रमोद नहीं, प्रमोद आनंद को कहा जाता है। विश्रांति भी मत करेगा, कांतार हो जाएगा, दीव भी मत करेगा। दीव की जगह दीवा होता तो दीवा मतलब क्या होता है दोस्तों? दीवा दिन को कहा जाता है। दिन का मतलब क्या हो जाता है? वासर हो जाता है, ठीक है। चलिए, दिन का मतलब दीवा होता है, वासर होता है, दिवस होता है, ये सब दोस्तों दिन का पर्यायवाची। खैर हमें देखना है कि जंगल का पर्यायवाची क्या है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या दोस्तों? तो जो आप सभी जानते हैं कि जंगल को वन कहा जाता है, जंगल को कांतार कहा जाता है, जंगल को अटवी कहा जाता है, जंगल को अरण्य कहा जाता है, अरण्य कहा, जंगल को विटप कहा जाता है, ठीक है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? बीच में एक मूवी भी आई थी कांतारा, वो भी जंगल से संबंधित मूवी थी, तो उसी से आप याद रखिए कि इसको कांतार कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। बाकी एक प्रसिद्ध पर्यायवाची है कानन। जंगल को क्या कहते हैं दोस्तों? कानन कहते हैं। क्या कहते हैं? कानन। पंचानन मत कहिएगा, पंचानन किसे कहते हैं? पंचानन सिंह को कहते हैं, शेर को कहा जाता है। अगर परीक्षा में आ जाए पंचानन तो बताइए पंचानन दोस्तों किसे कहते हैं? पंचानन शेर को कहा जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। कानन किसे कहते हैं? तो कानन जंगल को कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। प्री 2013 में पूछा गया सवाल है कि क्रोध का पर्यायवाची क्या है? क्रोध का संताप नहीं होता, क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? अमर्ष होता है। क्या होता है? वैमनस्य भीत भी नहीं होता है। क्रोध का अमर्ष होता है, क्रोध का कोप होता है, क्रोध का क्या हो जाता है? कुपित हो सकता है, कुपित हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? सोचिए, दिमाग पर जोर डालते चलिए। क्रोध का एक अच्छा सा पर्यायवाची रोष हो सकता है, क्रोध का पर्यायवाची आक्रोश हो सकता है ना? क्रोध को आक्रोश भी तो बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आम जनभाषा में यूज किया जाता है गुस्सा, क्या होता है? गुस्सा, कि मैं बड़े गुस्सैल हूं, ठीक है। गुस्सा, क्रोध को गुस्सा भी कहते हैं, ठीक है। क्रोध से बना हुआ एक शब्द क्रोधित है तो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो इसे सब याद रखेंगे, ये क्रोध का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी पर्यायवाची का है। ये प्री परीक्षा 2013 में पूछा गया सवाल है। लिखा था कि बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा,
कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। दोस्तों अगर इन तीनों की बात करेंगे तो तीनों किसकी पर्यायवाची है दोस्तों? ये बिजली की पर्यायवाची। अब जरा रुकिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर वितुंडा की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हाथी करेंगे, गलत जवाब हो जाएगा। वितुंड जो होता है दोस्तों वो हाथी का पर्यायवाची होता है। वितुंडा का मतलब होता अभाव। क्या होता दोस्तों? न्यूनता या अभाव। क्या होता है? न्यूनता। न्यूनता। सर कमी भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सर अभाव भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों वितुंडा का मतलब ये होता है, तो यही आपका जवाब हो जाएगा। अगर वितुंडा की जगह वितुंड दिया होता, क्या दिया होता दोस्तों? वितुंड दिया होता। तो वितुंड किसे कहते हैं दोस्तों? वितुंड हाथी को कहते हैं, वितुंड गज को कहते हैं। कुछ अच्छा बताइए सर, वितुंड किसे कहते हैं? द्विरद को कहते हैं। वितुंड जो है सिंधुर को कहते हैं, सिंधुर को कहते हैं। ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। वितुंड जो है दोस्तों कुंभी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुंभी को कहते हैं। वितुंड दोस्तों गयंद को कहते हैं, ठीक है, वितुंड गयंद को कहते हैं। और किसे कहते हैं? अश्वत्थामा नरो न कुंजरो। तो वितुंड दोस्तों किसे कहते हैं? याद रखेगा, कुंजर को भी कहते हैं। कुंजर का मतलब ही क्या होता है? हाथी, ठीक है। ठीक है, तो ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? ये हाथी के पर्यायवाची हैं। लेकिन कब? जब वितुंड देता तब। अभी तो वितुंडा दिया है, मतलब समझिएगा ध्यान से कि कहां किसका क्या जवाब होगा। अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हमारा चौथा चैप्टर है। शुरुआत की हम लोगों ने विलोम शब्द से, 5 सवाल विलोम शब्द के देखे, 5 सवाल तत्सम तद्भव का देखा, 5 सवाल पर्यायवाची का देखा। अब अगला 5 सवाल दोस्तों ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित देखने चल रहे हैं, ठीक है। मजा आएगा देखने में ना। चलो देखते हैं। लिख रहा है जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? दामोदर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को दामोदर क्यों कहते थे? क्योंकि माता उनके कमर पे क्या कर देती थी? रस्सी बांध देती थी। क्यों? क्योंकि माखन चुरा के खा जाते थे, ठीक है, इसलिए उन्हें माखन चोर भी कहा जाता था। कमर पर रस्सी बंधने के कारण उन्हें दामोदर भी कहा जाता था, ठीक है। तो दामाद मत करेगा, दामाद इतर मत करेगा, क्या हो जाएगा? दामोदर सही जवाब हो जाएगा। उससे बच्चे जानते हैं, आप लोग इतने अनपढ़ भी नहीं है, ठीक है, जानकारी होगी आपको। ध्यान दीजिएगा, हमारी टीम की तरफ से अभी आपकी परीक्षा के लिए विशेष तौर पर 2 किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया, विशेष रूप से 2 किताबें लॉन्च किया। एक किताब तो दोस्तों आर स्पेशल हिंदी है, एक हमारे पास अपनी हिंदी है पूरे 500 पेज की, ये मोटी वाली किताब है, इसमें डिटेल में हिंदी दिया गया। आपकी परीक्षा के लिए स्पेशल हिंदी ये है, तो आप इस किताब को परचेज कर लो, ज्यादा सही है। और जीएस की किताब भी आ चुकी। जीएस की किताब में दोस्तों क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाया गया, प्रश्न से प्रश्न बनाया गया। आप सुबह 10 बजे की क्लास में मुलाकात करो, मजा खूब आएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आप इस नंबर पर डायरेक्ट ऑर्डर भी लगा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, वहां डिटेल में चीजें दी गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है कि पीछे पीछे चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाले के लिए दोस्तों प्री 2014 का सवाल है, इसके लिए एक शब्द बताना है, ठीक है। अब जब आप चेक करेंगे, ठीक है, जब आप चेक करेंगे ऑनलाइन तो आपको मिलेगा कि अनुचर का मतलब भी होता है पीछे चलने वाला, ठीक है। अनुचर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुचर का मतलब होता है पीछे चलने वाला, इसे क्या कहते हैं? अनुचर, ठीक है। या फिर पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द होता है दोस्तों नौकर, ठीक है। अनुचर का मतलब क्या होता है? नौकर भी होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। यहां पे जो तात्पर्य हमारा ये थोड़ा सा हट के है, ठीक है। यहां जो पूछ रहा है पीछे पीछे चलने का मतलब क्या होता है? आपके पीछे चलना। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप किसी फिल्म स्टार को कॉपी करते हो, उसके जैसा बनना चाहते हो, या किसी टीचर को कॉपी करते हो, या किसी अपने जीवन में किसी पर्सन को आप पसंद करते हो, आप उसके जैसा बनना चाहते हो, तो उसका अनुसरण करना ये अलग बात है। और पीछे पीछे चलना यानी कोई जा रहा है, आप उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, ये अलग बात है। दोनों 2 बातें हैं ना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुचर का मतलब होता है पीछे चलना, यहां दिया पीछे पीछे चलने वाला। और इसके लिए जो बेस्ट आंसर दोस्तों वो क्या है दोस्तों? वो है अनुगामी। अनुगामी मतलब क्या होता है? गामी मतलब होता है चलने वाला। यहां अनुगमनी जो लिखा दोस्तों, अनुगमनी नाम का कोई शब्द ही नहीं है। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना था, पीछे पीछे चलने वाली लिख देता, तो हमें लिखना चाहिए था अनुगामिनी। क्या होना चाहिए था? अनुगामिनी। तब क्या हो जाता है इसका मतलब? इसका अर्थ हो जाता पीछे पीछे चलने वाली, पीछे पीछे चलने वाली, ये हमारा जवाब हो जाता। अभी तो वाला की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? वाला की बात हो रहा है, इसलिए दोस्तों आपका उत्तर ये सही हो जाएगा। अनुवर्ती भी मत करेगा, अनुचर भी मत करेगा, जो राइट आंसर है, जो सही उत्तर है वो है अनुगामी। क्या है? अगर पीछे पीछे लिखा है तो, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से एक शब्द होता अनुयायी, या अनुयायी कब कहते हैं? जब आपको कोई कॉपी करने का प्रयास करता, ठीक है, आपके जैसे बनने का प्रयास करता, तब उसके लिए शब्द होता अनुयायी, इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा प्री 2014 में पूछा गया सवाल है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, ठीक है, ना हो सके नहीं, जिसकी कोई कीमत ना हो, ये बोलना चाहिए। इसके लिए क्या होगा? तो कोई कीमत नहीं, इसका मतलब क्या है? ठीक है, यानी वो चीज बहुत अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं,
उसको बेचना नहीं है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। कई ऐसी चीजें धरती पे हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। प्रेम का कोई मूल्य होता है, कोई तौल नहीं सकता, ठीक है, कोई तौल नहीं सकता। संबंधों का कोई मूल्य होता है, कोई मूल्य नहीं, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां अमूल्य हो जाएगा। बहुमूल्य का मतलब क्या होता है? जिसका बहुत अधिक मूल्य हो, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य न हो। आगे बढ़िए, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, ठीक है। याद रखेंगे थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले को क्या कहा जाता है? मिताहारी, ठीक है। मितहारिन जैसा कोई शब्द नहीं होता, ठीक है। ये स्त्रीलिंग बनाने के चक्कर में दे रहा है, लेकिन गलत है। मिताहारी करिए, ज्यादा सही है। सर मितबे और मितबेई में क्या अंतर है? ठीक है, तो याद रखेगा मितबे किसे कहते हैं? कम खर्च करने वाला, ठीक है। कम खर्च करने वाले से संबंधित क्या आता है दोस्तों? मितव्यय, ठीक है, कम खर्च। देखिए वैसे अगर वाला की बात करेंगे तो मितव्ययी करिएगा, ठीक है। अगर वाला की बात हो, ठीक है, इसको यहां पे लीजिएगा। एक चीज मैं आपको समझा दूं, यहां पे आप लीजिएगा दोस्तों कम खर्च, ठीक है। कम खर्च के लिए संबंधित क्या आता है दोस्तों? मितव्यय। और मितव्ययी का मतलब क्या हो जाता है? कम खर्च करने वाला। क्या हो जाता है? वाला। ये जोड़िएगा। यहां पे फिलहाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है। बाकी उत्तर जो है वो गलत है। देखिए ये भी प्री परीक्षा 2014 का पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, ये भी प्री परीक्षा 2014 में आया है कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसे क्या कहते हैं? इसे शिष्य कहते नहीं, इसे विद्यार्थी कहते। विद्या को ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहते। आश्रमवासी जो आश्रम में निवास करते उन्हें कहा जाता है। अंतेवासी किसे कहा जाता है? जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। पुरानी विद्या प्रणाली ग्रहण करते समय लोग क्या करते थे? लोग गुरु के समीप रहकर, आश्रम में रहकर गुरु की सेवा करके क्या करते थे? विद्या ग्रहण करते थे, तब उन्हें कहा जाता था अंतेवासी। क्या कहा जाता था? अंतेवासी। तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लिख रहा है कि अच्छा यहां पर वर्तनी और वाक्य शुद्धि से संबंधित सवाल देखिए। लिख रहा है यूपी आरओ परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि ऊंटों का जा रहा था, ठीक है, क्या जा रहा था? कारवां जा रहा था, जत्था जा रहा था, काफिला जा रहा था, या फिर बेड़ा जा रहा था, ठीक है। यहां पे क्या सही होना चाहिए? तो याद रखेगा दोस्तों यहां पर राइट आंसर होगा काफिला। ऊंटों का कारवां मत करेगा, जत्था मत करेगा, ठीक है। ये कारवां और जत्था शब्द दोस्तों हमेशा मनुष्यों के संदर्भ में यूज किया जाता है, ठीक है। मनुष्यों के संदर्भ में कि मनुष्यों का एक जत्था, सेना का एक जत्था लोगों को बचाने के लिए जा रही है, या श्रद्धालुओं का जत्था मेला देखने जा रहा है, मंदिर में मत्था टेकने जा रहा है, तो हमेशा मनुष्यों के संदर्भ में होता है, ठीक है। यहां काफिला करिएगा। क्या करेंगे? काफिला। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। आगे देखिए, एक स्पेशल प्री परीक्षा हुआ था 2010 में। ये उसमें पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जो एकदम सही उसको बताना है। वांग्मय दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। मानक हिंदी की जब हम बात करेंगे, तो मानक हिंदी में वांग्मय ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको कुछ अंतर बताता हूं, ठीक है। हिंदी में देखिए एक मानक हिंदी है, एक शुद्ध हिंदी है, ठीक है, व्याकरणिक हिंदी है। अगर हम मानक हिंदी में गंगा लिखा जाए तो गंगा ऐसे लिखते हैं। अगर शुद्ध तरीके से गंगा लिखना हो तो गंगा कैसे लिखते हैं दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, गंगा ऐसे लिखते हैं। मानक हिंदी में दोस्तों कंठ कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध हिंदी में कंठ कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। बात को समझिएगा। मानक हिंदी में डंडा कैसे लिखा जाता है? डंडा ऐसे लिखा जाता है। शुद्ध हिंदी में डंडा कैसे लिखना चाहिए? डंडा इस तरह लिखना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा? और देखिए मानक हिंदी में दोस्तों और भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे संबंध की बात करें, ठीक है, संबंध ऐसे लिखते हैं ना आप, स के ऊपर बिंदी, ब के ऊपर बंदी, मानक हिंदी है। और शुद्ध हिंदी में देखेंगे तो स के बाद म आएगा और न के बाद ध आएगा, ये होता है, ठीक है। तो हम जो शुद्धता की बात करें, उसी तरह से जब वांग्मय लिखेंगे दोस्तों, तो वांग्मय ये अंगा और म रहेगा यहां पर, तो याद रखेंगे। यहां पर दोस्तों वा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के दोस्तों गलत कर दिया है, बाकी यहां भी चंद्र बिंदु लगा के गलत कर दिया। जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 है। समझिए, मेथड को जानिए, क्या सही है क्या गलत है। हम जल्दीबाजी में हिंदी भी इसी तरह लिख देते हैं ना, हिंदी ऐसे लिखते हैं ना, बहुत सारे बच्चे हिंदी ऐसे लिखते हैं, हम कह रहे हैं गलत है। मानक हिंदी है, ठीक है। शुद्ध रूप से हिंदी क्या लिखा हुआ दोस्तों? यहां पर आधा न होना चाहिए। इसके लिए आपको पढ़ना होगा अनुनासिक के पंचमाक्षर नियम। आप अपनी हिंदी की किताब खरीदे, उसमें सारी बातें बताई गई हैं। पंचमाक्षर नियम जब आप पढ़ेंगे तब जाके सारी चीजें, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि ऐसा होता ही क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा, वो बताना है। जो शुद्ध है उसका पता करना है, ठीक है।
तो अंतर्धान दोस्तों बिल्कुल सही है। षष्ठम दोस्तों गलत लिखा, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? षष्ठम म लिखना तो म पे हलंत रहेगा, ठ पे थोड़े हलंत रहेगा, ठीक है। सहस्त्र नहीं होता, क्या होता दोस्तों? सहस्त्र होता है। देखिए ऐसे स लिखेगा और इसमें लगा रहता, ठीक है, ये होता है। स में र रहेगा, ठीक है, ये त्र में नहीं रहेगा। और अनुषंगिक नहीं होता दोस्तों, आनुषंगिक होता है। क्या हो जाता है दोस्तों? आनुषंगिक हो जाता है, ठीक है, आनुषंगिक होता है, ठीक है, आनुषंगिक, ठीक है। क्योंकि इक है तो जहां इक प्रत्यय लगा होता है वहां पहले क्या होता है? आ की मात्रा जाती है। ये आपने पढ़ा होगा। जैसे साहित्य से साहित्यिक बन जाता है, शरीर से शारीरिक बन जाता है, बनता है कि नहीं? अंश से आंशिक बनता है, सप्ताह से साप्ताहिक बनता है, वर्ष से वार्षिक बनता है। ठीक उसी तरीके से संसार से सांसारिक बनता है। स की जगह सा हो गया ना, उसी तरह से अ की जगह आ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। जो अशुद्ध है ढूंढिए। कौशल्या तो बिल्कुल सही लिखा है, मैथिली सरलगुप्त भी सही लिखा है, मेघनाद सही लिखा है। बहुत सारे बच्चे इसी को गलत करते हैं, कहें मेघनाथ होता है, नाथ नहीं भैया, मेघनाद बिल्कुल सही है। जो गलत है वह है राहुल सांस्कृत्यायन। ये सांस्कृत्यायन दोस्तों गलत लिखा है। क्या होना चाहिए? राहुल सांकृत्यायन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? राहुल सांकृत्यायन नाम है, ये नाम है। स नहीं, यहां पे जो स लगा दिया ही गलत कर दिया। सांस नहीं है। फिर से जाइए पढ़िए, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से पढ़िए, समझिए बात को। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर गलत दिया गया है। आगे बढ़िए। लिख रहा है इनमें से एक की वर्तनी अशुद्ध है। जो अशुद्ध है उसको ढूंढिए। और प्री परीक्षा 2010 में पूछा गया सवाल है अधीन। ये तो बिल्कुल सही है। भागीरथी भी सही है। जागृत नहीं होता दोस्तों, जागृत होता है। क्या होता है दोस्तों? जागृत नहीं होता, क्या होता है? जागृत होता है। क्या होता है? जागृत। इस वजह से दोस्तों यही वाला उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यही उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, समझिएगा, ठीक है। ठीक है। और आपसे पूछा भी था कि कौन सा अशुद्ध है, तो आपने बता दिया कि ऑप्शन नंबर 3 अशुद्ध है, ठीक है। और आगे बढ़िए। ये देखिए मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल, और यहां पे चैप्टर हमारा चेंज हो रहा है, विशेषण विशेष वाला चैप्टर आ गया, ठीक है, जिसे आप सबसे कठिन समझते हैं वो आपके सामने आ गया है। लिख रहा है कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, तो ये बहुत जो लगा दोस्तों, आपको बताना कि इस वाक्य में बहुत जो है किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए परिमाण बोधक, पहले बात को समझिएगा। परिमाण बोधक का प्रयोग हमेशा माप तौल के लिए किया जाता है, ठीक है, माप तौल के लिए। क्या घोड़ा तौलने वाला सामान है? नहीं सर, इसलिए ये परिमाण बोधक तो नहीं लिखा रहेगा। यहां भी परिमाण बोधक, ये भी गलत हो गया। अब बचता 2 ऑप्शन। अपूर्णांक बोधक विशेषण है क्या? नहीं। अगर हम इसमें देखते हैं ना तो ये सही मायने में दोस्तों अनिश्चित संख्यावाची है। क्या है दोस्तों? यह किसका रूप है? अनिश्चित संख्यावाची का विशेषण है। अगर हम शुद्ध रूप से देखें कि इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर यही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो दिया नहीं है। अब सर क्या करें? आइए देखते हैं। देखिए अपूर्णांक बोधक भी गलत हो जाएगा। तुलनात्मक आप कह सकते हैं। कई बार दोस्तों हमने पढ़ा इसके बारे में डिटेल कि तुलनात्मक, जैसे आप कहें कि प्रीति अधिक बुद्धिमान है। अधिक बुद्धिमान का मतलब क्या है? या मैं कहूं कि प्रीति बहुत बुद्धिमान है। मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज किया, लिखा प्रीति बहुत बुद्धिमान है। इसका मतलब क्या है? कि प्रीति आम जन से अलग है। वो अलगाव, वो तुलना जो किया जा रहा है, ठीक है, वो दिखा रहा है। तो बाजार में बहुत घोड़े हैं, बहुत से घोड़े हैं, मतलब अच्छे वैरायटी के घोड़े हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो दोस्तों यहां इस कंडीशन पे आप तुलनात्मक विशेषण भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर चारों ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तो अब आयोग की गलती है कि आयोग ने इसमें सही ऑप्शन डाला ही नहीं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर इन चारों में चुनेंगे तो एक जो बेहतर ऑप्शन निकल कर आएगा वो तुलनात्मक विशेषण निकल कर आएगा। आप इसके बारे में डिटेल से पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी कई सारी किताबों में तो स्टार लगा के आंसर दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंस 2016 के भी सवाल है विशेषण विशेष से। भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। सरीखा का मतलब क्या है? सरीखा का मतलब होता है जैसा, कि भरत के जैसे भाई मिलना कठिन है। भाई ऐसा कोई भाई मिलेगा जो रामचंद्र जी के जाने के बाद उनके खड़ाओं को रख करके अपना बड़ा भाई स्वीकार करके राजपाट चलाए? ऐसा कोई धरती पे मिलेगा? तो भरत जैसा भाई मिलना कठिन है। सरीखा मतलब जैसा। ये किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों? तो याद रखेगा, कोई समुदाय तो बता नहीं रहा है, ना कोई गिनती है, ना अपूर्णांक की बात कर रहा है, ये उनके गुण को बता रहा है।
कि भरत के जैसा, उनके गुण की बात हो रही कि उस कैरेक्टर की बात हो रही है। जहां कैरेक्टर की बात हो, जहां गुण की बात हो, वहां गुणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सवाल देखिए, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बता रहा है। भाई विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष से कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष से। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण सब गलत है, विशेष से कहते हैं। ठीक है, और विशेषण की जो विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो दोनों बातें आपको कई बार बताई गई हैं। आगे बढ़िए, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से? मैंने आपको समझाया है कि मेथड समझिए क्या होता है। मेथड हमेशा दोस्तों ये कहता है विशेषण और विशेष के बारे में कि विशेष जो होता है यह हमेशा मूल होता है और विशेषण जो होता है यह हमेशा निर्मित होता है। खाली इतना देख लीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आसीन दिया है, ठीक है, अब आसीन, अब आपके दिमाग में सर आसीन तो मूल शब्द लग रहा है कि विशेषण शब्द कैसे पहचाना जाए? बिल्कुल आपके मन में जो बातें सही है। और ऑप्शन दिया अग्नि, अग्नि को कैसे किया जाए, मधुर को कैसे किया जाए, कर्मठ को कैसे किया जाए? तो आइए बताता हूं दोस्तों। जो आसीन शब्द है ना, ये आसन से बना हुआ है। किससे बना हुआ दोस्तों? आसन से बना हुआ है। ये अलग बात है कि हो सकता है कि आपको याद ना आता हो, ठीक है। इसी तरह अग्नि जो शब्द दोस्तों, अग्नि विशेष से शब्द है। क्या है दोस्तों? अग्नि विशेष से है और अग्नि से निर्मित शब्द है आग्नेय। क्या है? आग्नेय। इस प्रकार तो सर यही सही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मधुर जो दोस्तों, मधुर क्या दोस्तों? मधुर जो है ये विशेषण है और मधुर किससे बना हुआ है? मधुर मधु से बना हुआ है। कर्मठ भी दोस्तों क्या है? विशेषण है और कर्मठ किससे बना हुआ है? ये कर्म से बना हुआ है, ठीक है। तो जो मूल होगा वही विशेष से होगा, ठीक है। और मूल यहां पर क्या है? केवल अग्नि मूल है, बाकी सभी तो विशेषण पहले से दिए गए। और क्यों है मैंने ये भी आपको समझा दिया। ये अपने आप में डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं आप लोग, लेकिन है डिफिकल्ट नहीं। मैंने बहुत पढ़ाया अच्छे से। जिन बच्चों ने पीछे का 30 लेक्चर नहीं देखा, एक बार वो जाकर जरूर देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। आरओ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। देख रहा, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इसमें कौन सा शब्द विशेष से? देखिए मैंने आपको क्या समझाया कि दोस्तों पहले आप विशेषण विशेष दोनों चुनिए। यहां पर हमें किसका चुनाव करना है? यहां हमें विशेष का भी चुनाव करना है और यहां हमें विशेषण का भी चुनाव करना है। देखिए विशेषण कहते किसे हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। और जिसकी तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? भाई पानी की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो पानी की विशेषता बताई जा रही है, तो पानी क्या हो जाएगा? यहां पर पानी तो विशेष से हो जाएगा। और जो विशेषण यूज किया जा रहा है पानी के लिए कि ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहां ठंडा क्या हो जाएगा दोस्तों? ठंडा जो शब्द है ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ठंडा शब्द विशेषण हो जाएगा और पानी शब्द विशेष से हो जाएगा। और आपसे पूछा था कि बताइए विशेष से कौन सा है, तो बड़े इत्मीनान से आपने बता दिया सर पानी यहां पर विशेष है, क्योंकि पानी की ही विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है और जो कुछ बताया जाता है भाई संज्ञा सर्वनाम के विषय में जो कुछ कहा जाता है वही विशेषण है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसे याद रखेंगे, ये बार बार सवाल आता है, ठीक है। और ये प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। देखिए मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर पेपर इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं कि एक एक बातें आप अच्छे से सीख जाइए और अच्छे से पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए, और मुझे लगता है यहां पर आपका सेशन समाप्त होता है। ऐसे कई सारे विषय हैं जो स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए हैं। अब दोस्तों हम इंडिविजुअल कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स लॉन्च किया। आप भारत में कोई भी एग्जाम दीजिए ना, आप एक बार हिंदी को पढ़िए, दोबारा हिंदी पढ़ने की कभी जरूरत नहीं है। हम लोगों ने हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का बैच लॉन्च किया। आप एक बार पढ़ेंगे, दोबारा कोई एग्जाम के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। सर क्या मेंस के लिए भी पढ़ने की जरूरत नहीं है? इतना सफिशिएंट मैटर है, कुछ तरह का मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप एक बार ज्वाइन करके तो देखो। इसी तरह से हम इंडिविजुअल पे काम कर रहे हैं। हम यूपी स्पेशल का एक बैच देना आप सभी को, ठीक है। पॉलिटी का बैच भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे बैचेस हैं दोस्तों, थोड़ा काम चल रहा है, डिले। देखिए अच्छा मैटर अगर बनाना हो, अच्छा कंटेंट अगर आपको चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल चाहिए, तो समय तो देना पड़ेगा। उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि नहीं। और ये हमारा हेल्पलाइन नंबर, आप चाहें तो यहाँ से जुड़ सकते हैं। बाकी किताबें परचेज कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।